नाद मेंबर्स हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज गो अहेड। एक मेरा क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर बलराम, अगर हाँ किसी को बिल्कुल पीएचडी बताइए। करना है तो हम्म। हाउ ही कैन गो? प्लीज आप थोड़ा सा उसके बेसिक उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होते हैं, कॉलेजेस के क्या कुछ प्रीमियर कॉलेज या क्लास ए क्लास बी ऐसे कुछ कैटेगरीज होते हैं क्या, कैसे ज्वाइन करना चाहिए, कौन से एंट्रेंस होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं, कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, वो थोड़ा बताइए प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन दीपेंदु भाई। तो इसमें सबसे बड़ी बात देखा जाए कि केमिस्ट्री में जो पीजी हैं, तो पीजी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पीजी में हमेशा मोर देन 65% और मोर देन 60% दोज आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। सिमिलरली कि उसके पास अच्छा कार्ड होना चाहिए, जैसे कि गेट है या नेट है या तो अदर सर्टिफिकेट्स हैं जो कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मांगते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कॉलेज जो देखा जाए तो जब टॉप रैंकिंग में देखते हैं कि आईएससी बेंगलोर का नाम आता है कि वहाँ पर केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। देन सेकंड में देखते हैं तो आईआईटीज का नाम आता है। आईआईटीज में जो पुराने आईआईटीज हैं वहाँ पर केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। देन थर्ड में देखते हैं तो आइसर्स का नाम आता है। आइसर्स आइसर्स तो आइसर जैसे कि भोपाल है, मोहाली है, तिरुवनंतपुरम है। सिमिलरली उसके बाद जो एनआईटीज हैं, एनआईटीज में भी केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। ये भी हमारा गवर्नमेंट का नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, फॉरेन से पढ़ के आते हैं। यहाँ पर बैठ करके बच्चे अपना रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेट आर्ट ऑफ लेबोरेटरी भी है। उसके साथ उसके बाद जस्ट निचले क्रम में जस्ट देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे कि अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी जब देखा जाए, बीएचयू है, जामिया इस्मानिया भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। साउथ में भी बहुत सारे अच्छा यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो दिस आर द इंस्टीट्यूशंस। और उसमें सीएसआई इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे रिसर्च लैब है जो कि अपने स्टूडेंट को पीएचडी कराते हैं। तो पीएचडी में मेनली क्या होता है कि उसमें पीजी होना चाहिए। सेकंड कुछ सर्टिफिकेट है, जैसे नेट का, नेट क्वालिफाई है या तो गेट का अच्छा परसेंटाइल है, तो अच्छा आईआईटीज या अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलने का संभावना बहुत अधिक बढ़ जाता है। देन सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट जो कि एक सर्टिफिकेट पास नहीं कर पाते हैं, जैसे कि गेट है या नेट है, उसको पास भी नहीं कर पाते हैं, तो जिनका प्रोफाइल थोड़ा वीक होता है, तो वहाँ पर जैसे पीएचडी के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू भी वो बच्चे अपने आप को वहाँ पर अपने आप का टैलेंट शो करके इनसाइड वो पार्टिसिपेट कर सकता है, पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। और जैसे ही देखेंगे कि इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर पीएचडी का चार पांच कैटेगरी होते हैं। पहला कैटेगरी होता है कि सेल्फ फाइनेंस, यहाँ पर अपना खुद पैसा दीजिएगा और पीएचडी करिए। कि आप जितना पैसा देते जाएंगे, वहां पर पैसे देते जाएंगे, हर 6 मंथ में आपको फी लगेगा, आपका फीस बहुत ज्यादा रहेगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा नहीं। एक कैटेगरी ए भी है जिसमें सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी होते हैं। सेकंड है किसी आईआरएस बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप, जिसमें इंस्टीट्यूट जैसे कि हमारा एनआईटीज है या आईआईटीज है या अदर इंस्टीट्यूट है, वो खुद ही अपने उनका जो ग्रांट होता है उससे वो पैसा देगी, जैसे कि मोर देन अप्रोक्सीमेट 50,000 हर महीने वह देगी सब सब बच्चों को, और वो रिसर्च करने बोलेंगे। थर्ड है कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी होते हैं जो कि टॉप लीडर्स होते हैं या टॉप एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जिसका नौकरी बहुत दिनों से मोर देन 50 ईयर्स हो चुका है, तो वैसे लोग आकर के डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव क्लास पीएचडी में ज्वाइन करते हैं। उनको कोर्स वर्क में, जैसे कि हम एनपीटीईएल से कोर्स वर्क करने बोलते हैं, कि जा करके आप घर में बैठिए, जैसे टॉप मैनेजमेंट है, कोई एमडी है या कोई पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट के बड़े लेवल पे डायरेक्टर हैं, या तो जैसे कि मोर देन एग्जीक्यूटिव क्लास हैं या एग्जीक्यूटिव क्लास हैं, उनके लिए, या यू1 ग्रेड का जो लोग हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्लास का पीएचडी हम लोग ज्वाइन कराते हैं। तो ऐसे लोग आकर के यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कम कम से कम आ करके अपना पीएचडी अपना काम कर सकते हैं। नए बच्चे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो मिडिल एज में आ गए उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो ओल्ड एज में आ गया उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आप यू कैन बिलीव मी कि मेरा जो स्टूडेंट है कि अभी जो पीएचडी, अभी जो उसका अवार्ड होने वाला है,
हिज एज इज 59 ईयर ओल्ड। वो 1 साल में ही जस्ट पीएचडी होगा और रिटायर करेगा। सो ही इज वर्किंग एज चिप साइंटिस्ट एंड ही इज डायरेक्टर इन चार्ज इन सीजीसीआरआई कोलकाता। तो आप समझिए कि सब पीएचडी यंग एज के लिए भी, यहाँ तक कि आप 50 ईयर में 80 ईयर्स में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंड्री। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक हमारे मेंबर हैं योगेश्वर, प्लीज। Yes, thank you, Dipendu Bhaiya, and good evening, Dr. Balram. First of all, before proceeding ahead, I would like to introduce myself. मैं नवोदय जेएनवी का ही एक स्टूडेंट हूँ जो 9th बैच का हूँ, 95 to 2002 का। और मैंने अभी जस्ट मैंने आर्मी से रिटायर लिया है। अभी अपना डी फार्मेसी के लिए मैंने एडमिशन लिया रूंटा कॉलेज से। मैं डी फार्मेसी में सिर्फ एक वजह से एडमिशन लिया है कि मैं चाहता हूं कि आगे मैं इसमें डी फार्मेसी करके एक मेडिकल डालूं, ऐसा मेरा सोच है। तो मैं चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आई है तो थोड़ा सा मेरे लिए और कुछ रास्ते हो सकते हैं, ऐसा कुछ गाइडेंस चाहता था मैं। एक्चुअली बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी गुड क्वेश्चन हियर इन आफ्टर। जैसे कि आप डी फार्मेसी कर रहे हैं, तो डी फार्मेसी भी में से आपको बेसिक ज्ञान जो होगा, ड्रग एंड केमिस्ट का जो ज्ञान होगा, तो उसमें सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी आप जो कर रहे हैं, तो जैसे ही कंप्लीट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दवाई दुकान या मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। सेकेंड चीज, आप जैसे ही डी फार्मेसी कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके बाद आप यदि टीचिंग लाइन बनना चाह रहे हैं, तो उसके बाद होता है डी फार्मेसी के आफ्टर होता है बी फार्मेसी। ठीक है, बी Yes. फार्मेसी आप कर सकते हैं, रायपुर से करना चाहेंगे तो रायपुर में भी होता है। देन वहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फैकल्टी हैं जो कि यहाँ पर जैसे बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, इसके वहाँ पर इसके फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। सिमिलरली हम आपको यहाँ पर एक सलाह देंगे, खुद का मेडिकल शॉप खोलें, तो आपको उसमें कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज आप जो सर्टिफिकेट बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन जो बनाएंगे, तो उसको किराए में भी दे सकते हैं आप। किसी यदि पर्सन होगा, ऑथराइज होगा, तो उसको आपको लगेगा कि ही इज वर्किंग वेल, सो यू कैन आल्सो, आप किराया तक का जैसे आप दूसरे लोग जैसे देते हैं, तो आप उसको भी मार्केट में रख के आप अपना काम कर सकते हैं। सो एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो जाएगा। देन यू कैन आल्सो गो फॉर योर हायर स्टडीज जस्ट लाइक बी फार्मेसी, देन एम फार्मेसी, देन पीएचडी। सो दिस इज पर्टिकुलर लाइन। सेकेंड चीज क्या हो जाएगा कि यदि आप बी फार्मेसी करेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। डी फार्मेसी में एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी। जैसे आप बी फार्मेसी करेंगे, जैसे बी फार्मेसी करेंगे तो बहुत सारे जो फार्मा सेक्टर हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब आप सुने होंगे, तो जितने Yes. दवाई कंपनी हैं, तो वहां पर से इजिली आप यदि चाहेंगे कि वी हैव टू गो एंड वर्क देयर एज ए ड्रगिस्ट, सो वहां पर आप ड्रगिस्ट बन सकते हैं। सिमिलरली आप यदि बी फार्मेसी करेंगे, यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ बेटर। के दवाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और कुछ, लेकिन आप जैसे बेसिक जेनरिक फार्म में जाइएगा तो उसका जो कंपोजिशन और कॉस्ट होता है बहुत कम होता है। Yes. दवाई सेक्टर में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, तो इसीलिए आप यदि इसको समझ पाएंगे तो किसी को, जैसे कि गरीबों तक के आप ज़्यादा अच्छे सेवा कर पाएंगे। यस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। मैं इसी लाइन में कुछ सोच रहा था और आपका सजेशन और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू योगेश्वर। डॉक्टर बलराम का नंबर ये फर्स्ट पेज में है, और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस प्लीज मेंबर्स? डॉक्टर बलराम, जी जी सुशील इंदुरकर बोल रहा हूँ भैया। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया पर काफी अच्छा लगा आपका जो आपने स्पीच दिया है और जो भी आपने केमिस्ट्री के बारे में बताया है। वैसे ज़्यादा जानकारी तो और मिलती है हमको केमिस्ट्री के बारे में, हमारे प्रोफेसर आपके जो कमलेश साहब है, आपके मनमोहन साहब है, तो ज़्यादा जानकारी देते रहते ही है, पर आपने भी अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दिया है जो बच्चे, मेरे ख्याल से और बच्चे लोगों को इसमें आना चाहिए था आपका लेक्चर सुनने के लिए वेबिनार में ना। हेलो, या थैंक यू सो मच भैया। आप ज्वाइन किए, हमको पता नहीं था यहाँ पर से, हमको एक्चुअली हम देख नहीं पा रहे हैं,
but नाम का I SKI am feeling so much proud you are here. नहीं SKI के नाम से मैंने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा था एंड ग्रेट। आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे पता है ना। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। ओके ओके। थैंक यू भैया। इसको ना ये जो लेक्चर सीरीज ना आप वहाँ पे जो अपने अपने JNV की वेबसाइट पे डालने ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी आप लेक्चर सीरीज आप दे रहे हैं। जी भैया बिल्कुल ना, ये क्या होगा, वेबसाइट पे भी रहेगा और जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पे भी रहेगा। नाच का भी जो रहेगा उसमें भी रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और JNV का जो अपना वेबसाइट है उसमें भी डालने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू भैया।